हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी ने कहा कि जो फिज़िकल एजुकेशन है उसका सैम्पल पेपर का जो पार्ट 2 है कहाँ है, कब अपलोड होगा, सब कुछ आपने पूछा था और कहा था कि बहुत जल्द मैं अपलोड करूं। तो जैसे ही मुझे टाइम मिला है वैसे ही मैं सबसे पहले अपना सब कुछ छोड़ के आप सभी के लिए जो फिज़िकल एजुकेशन सैम्पल पेपर पार्ट 2 है वो लेकर आई हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्या करेंगे, लाइव क्लास तो नहीं हो पाई क्योंकि इसके पीछे रीज़न तो यही है कि मैं लाइव क्लास लेती हूँ और आप में से कोई ज्वाइन नहीं करता, बहुत मुश्किल से ज्वाइन करते हैं, तो इसलिए लाइव क्लास नहीं हो पाई। तो लाइव क्लास जो है आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो आपका रिव्यू होगा। पर मेरा मानना ये है जब तक बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या फ़ायदा लाइव क्लास का, इससे बढ़िया ऑफलाइन ही आप देख लें। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम जैसे कि 20-20 क्वेश्चन लेकर चल रहे थे, तो 20 क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं। पार्ट 1 में नहीं देखा है जिसने वो देख लीजिए, कोई नए बच्चे ने ज्वाइन किया है तो वो क्या करेगा, उसे देख लीजिए उस पार्ट को, इसे देखने के बाद देख सकते हो। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं हमारे जो चैनल है जो फिज़िकल एजुकेशन का कंप्लीट कोर्स है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर और होम साइंस और इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट की हुई है, तो उसका भी कोर्स कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इन सब के जो बाकी जो है इकोनॉमिक्स के अलावा उनका कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा, पूरी श्योरिटी है इसके साथ, तो उन्हें भी देख सकते हो आप। तो यहाँ पर जो है हम अपना जो 21 वाला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी को जैसे मैंने कहा यही काम है आपका एक यहाँ पर कि आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये सोचना है कि लाइव क्लास चल रही है, वीडियो को पॉज करना, साथ साथ आपको आंसर करने हैं। और अगर अभी आप बिल्कुल भी आपके अंदर ये नहीं है कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो सब कुछ हो चुका है अनाउंस, प्री बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है और जो एग्ज़ाम की डेट शीट के लिए भी जो सीबीएसई उसने बता दिया है कि कब से एग्ज़ाम होंगे, वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिए, कल ही डाली थी मैंने उसकी वीडियो, तो उसे भी देख लीजिए। अब जो है अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको केवल और केवल अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब ज़्यादा मोटिवेशन हो चुका है यहाँ पर, तो हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 21 वाला यहाँ पर है, पूछ रखा है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये आपको पता होगा, आपका चैप्टर 2 जो है उससे क्वेश्चन पूछा गया है, आपका जो खेलों में जो पोषक तत्व वगैरह वाला जो चैप्टर है चैप्टर 2 उससे पूछा गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों की तीनों चीज़ें होती हैं, पर कितने कितने अनुपात में होती है ये चीज़ पूछ रखी है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है 1:2:1, सेकेंड है 2:2:1, थर्ड यहाँ पर है 2:1:1 और यहाँ पे फोर्थ दे रखे 1:2:2। अब मैं यहाँ पर यही मान रही हूँ कि आप सभी ने क्या है अपना आंसर अटैम्प्ट कर दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर देखिए आपका ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो ठीक होगा, यानी कि कार्बन की जो इसमें अनुपात है वो 1 है, हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो 2 है और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 1 है। आपको ध्यान रखना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है 1:2:1 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 22 वाला, पूछ रखा है टीमों की संख्या सम होने पर, सम का मतलब यहाँ पर इवन होता है, अगर टीमों की संख्या इवन है यानी कि सम है, उस स्थिति में क्या होगा कि जो एकल लीग फिक्चर में राउंड की संख्या निर्धारित करने का सूत्र। तो जो एकल लीग फिक्चर है यानी कि जो लीग फिक्चर है आपसे पूछा गया है, जो लीग टूर्नामेंट है उसमें जो मैंने आपको बताया था एकल लीग और जो डबल लीग टूर्नामेंट है वो दोनों होते हैं लीग फिक्चर के अंतर्गत। अब यहाँ पूछ रखा है कि टीमों की संख्या अगर मान लीजिए इवन है तो उस टाइम पर आपका जो राउंड्स कितने होंगे एकल लीग फिक्चर के अंदर, एकल लीग टूर्नामेंट के अंदर। तो इसका जो फॉर्मूला है आपको पता होगा, जो एकल लीग टूर्नामेंट है वो साइक्लिक मेथड से भी निकाला जाता है। ठीक है, साइक्लिक जो पद्धति होती है उससे भी निकाला जाता है, जो टेबलर जो पद्धति होती है उससे भी निकाला जाता है। तो वैसे देखा जाए तो राउंड्स की संख्या कहीं पर निर्धारित नहीं की जाती, बस साइक्लिक पद्धति में आपका बताया गया है। तो वही फॉर्मूला हम उठा लेंगे, वहाँ पर हमें बता रखा है कि n-1 जो है आपका इवन नंबर में होता है, साइक्लिक जो लीग पद्धति है उसके अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जो लीग टूर्नामेंट है वो भी 2-3 जो टाइप्स हैं उसके मैंने करवा रखे हैं, उससे देख लीजिए आपको कवर हो जाएगा। और मैंने लीग टूर्नामेंट की और नॉकआउट टूर्नामेंट की अलग से जो वीडियो बनाई हुई है, आप अगर मोस्ट पॉपुलर वीडियो भी देखेंगे मेरी तो वही है, आप उसे देख सकते हैं। वो इसलिए देखना ज़रूरी है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ईजिली जो है बिल्कुल आप चुटकियों में नंबर ले सकते हैं इसमें। ठीक है,
एमसीक्यू का रोल यही है कि अगर आपको आते हैं तो आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे, यानी कि आपको कुछ फालतू की बातें नहीं बनानी है, टू द पॉइंट चीज़ें करनी है। नहीं आते हैं तो फिर तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसको लेकर आपका यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है आपका 23 वाला, और मैं आपको बता दूं अब आपकी जो रेगुलर क्लासेस हैं क्लास 12 की वो हुआ करेंगी, तो ध्यान से आपको डेली क्लास अटेंड करनी है, अपना पढ़ना है। कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में आपको बिल्कुल फ्रीली मुझसे पूछना है। 23 वाला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा आसन संबंधी विकृति रीढ़ की पश्च जो वक्र होता है उससे संबंधित है। तो कौन सी आसन संबंधी विकृति है जो उससे संबंधित है। पश्च वक्र का मतलब होता है कि जो निकला हुआ होता है पीछे की तरफ से। तो आपको पता होगा कफोसिस जो होता है उसमें जो होता है ये पश्च वक्र जैसी जो रीढ़ की हड्डी है वो बन जाती है, इसलिए आपका ये बी वाला जो ऑप्शन है कफोसिस वो ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये डाल रही हूँ मैं आप सभी के लिए, जो एक कफोसिस है मैंने कई बार बताया हुआ है कि ये जो कफोसिस है इसे दूसरे एक और नाम से किस नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में कफोसिस बोला जाता है तो हिंदी में इसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे सबके लिए क्वेश्चन है, तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 वाला है, पूछ रखा है शरीर के किसी अंग को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाने से कौन सी गति होती है। अगर शरीर का कोई भी अंग है उसे क्या किया जा रहा है, शरीर की मध्य रेखा यानी कि जो उसकी बीच की जो रेखा होती है, ये बॉडी है, ठीक है, इसकी जो बीच की जो ये रेखा है, ये वाली ये लाइन जो है, इससे अगर दूर लेके जाया जा रहा है तो उस गति को क्या कहा जाता है। ये आपका चैप्टर 10 से पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका एक तो ये वाला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, और दूसरा न्यूटन वाला जो लॉ है, जो 3 लॉ दिए हैं न्यूटन ने, वो आपके इंपॉर्टेंट है, तो उसे अच्छे से कवर कर लीजिए। मैंने पहले भी बनाई हुई है वीडियो, और मैं आपकी नई जो प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो ऐड भी कर दूँगी, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये देखिए, पहला ऑप्शन है फ्लैक्शन, दूसरा यहाँ पर एक्सटेंशन, तीसरा एडक्शन, और चौथा यहाँ पर एबडक्शन। तो इसका जो एबडक्शन है वो सही होगा। एबडक्शन का मतलब यही होता है कि जब शरीर की जो मध्य रेखा है उससे दूर लेके जाया जाता है किसी भी अपने अंग को, अपने शरीर की किसी भी अंग को, तो उस गति को कहा जाता है एबडक्शन। ठीक, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए एबडक्शन में, तो आप क्या करते हैं, आपको पनिशमेंट मिलती है तो अपने हाथों को आप ऊपर, जब टीचर्स आपको पनिशमेंट देती है स्कूल में, तो आप क्या कहा जाता है, मतलब कि कौन सी पनिशमेंट देती है, पहले बात तो ये हो जाएगी, वो आपको कहती है कि ऊपर हाथ करके खड़े हो जाओ। तो इसमें क्या है, आपकी जो हाथ हैं वो क्या है, आपके शरीर की मध्य रेखा से दूर जा रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको एबडक्शन कहा जाएगा। आपको ध्यान रखना, ये बेस्ट एग्जाम्पल है, याद रहेगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 25 वाला क्वेश्चन है, उस घटक का नाम बताइए जिसे इस परीक्षण द्वारा मापा जाता है। यहाँ पर ये हमें एक पिक्चर दिखाई गई है। अब यहाँ पर जो एक पिक्चर है उसको समझना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, तभी हम बता पाएंगे कि ये कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो दिखा रखा है, क्रॉस वेबर जो परीक्षण आपने देखा होगा, क्रॉस वेबर परीक्षण में जो फर्स्ट वाला परीक्षण, जो फर्स्ट वाला टेस्ट है चैप्टर 7 के अंदर है वो आपका अंदर, तो उसमें आपको दिखाया गया था कि जो वो पिक्चर है उसमें क्या कर रहा है, एक बच्चा अब सिटअप्स लगा रहा है, वो भी सीधे पैर करके। तो पैरों को यहाँ पर पकड़ा जाता है किसी के द्वारा, अगर कोई पकड़ने के लिए नहीं है तो आप क्या करेंगे, कुछ इस तरीके का यहाँ पर रख लेंगे और जिससे मेज़र करेंगे कि आप कितनी आगे तक झुके हैं। तो ये क्या है, इससे आपका जो लचीलापन है वो मापा जाता है। तो सी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। लचीलापन ना आए तो पेट की जो है, आपका पेट की जो मांसपेशियां हैं वो नापी जाती है कि उनमें कितनी शक्ति है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कैसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पिक्चर देख के साफ साफ हमें पता चल रहा है कि कौन सी पिक्चर दिखाई गई है। बहुत अच्छे से मैंने आपको करवाया हुआ है, जो चैप्टर्स हैं टर्म 1 के उसे देख लीजिए प्लेलिस्ट, और एमसीक्यूज़ जो हैं 50+ एमसीक्यूज़ या किसी किसी चैप्टर के 60+ एमसीक्यूज़ आपके करवाए हुए हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो ये जो विकृति है उसे दूर करने के लिए, यानी कि यहाँ पर जो दिखाए गए पैर हैं, यानी कि इस पैर में और इस पैर में क्या अंतर है, पहली बात तो यही समझ ली तो सब कुछ आ जाएगा समझ में। तो ये जो विकृति दिखाई गई है इसे दूर करने के लिए कौन सा व्यायाम हो सकता है। तो ये चपटे पैर हैं आपके,
ये आपका जो 5th वाला चैप्टर है उसे पूछा गया है आपका। तो जो चपटे पैर हैं उसे दूर करने के लिए ये एक आसन संबंधी विकृति होती है, यानी कि हमारे गलत पोस्चर से, हमारे गलत आसन से क्या होता है, ये विकृति हमारे अंदर आ जाती है। यानी कि अगर आप क्या कर रहे हैं, पढ़ते समय आप ठीक से नहीं बैठ पा रहे हैं, या फिर आपका जो भी बैठने का स्टाइल है वो ठीक नहीं है, या फिर आपका जो टेबल या चेयर है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, तो इससे क्या होगा, आपकी जो पीठ दर्द है यानी कि रीढ़ की हड्डी की जो भी इसमें हमारी विकृति दिखा रखी थी चैप्टर 5 में वो हो सकती है। यहाँ पर जो है ये चपटे पैर दिखा रखे हैं, तो इसका मतलब है पैरों से संबंधित चीज़ हुई होगी, यानी कि आप पैरों में चप्पल, जूते या फिर कुछ भी आप फैशनेबल पहनते हैं तो वो आपके पैरों के अकॉर्डिंग नहीं है। बहुत बड़ी हील की अगर आप कुछ भी चीज़ पहन रहे हैं तो उससे भी जो है आपके चपटे पैर हो सकते हैं। तो इस वजह से तो ये चपटे पैर के कारण होते हैं, मैंने यहाँ पर ये भी बता दिया। अब इसको दूर करने के कौन से व्यायाम हैं, चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला स्कीपिंग यानी कि रस्सी कूदना, दूसरा यहाँ पर एड़ी पर चलना, तीसरा यहाँ पर दोनों ए और बी, और चौथा यहाँ पर क्षैतिज पट्टी पर लटकना। तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन है कौन सा ठीक होगा, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में साथ साथ में बताएंगे, मैं चेक करूँगी किसने बताया किसने नहीं बताया, ठीक है। तो देखिए स्कीपिंग यानी कि रस्सी पर कूदना, अगर चपटे पैरों को ठीक करना है तो ये एक उपाय कहा जाता है कि हमें क्या रस्सी पे कूदना चाहिए। रस्सी पे कूदने का मतलब नहीं रस्सी बिछा के कूदना, वो चीज़ नहीं है यहाँ पर स्कीपिंग करना यानी कि रस्सी को पकड़ के कूदना, जो हम बचपन में खेलते भी थे। तो ये हो गया ये, ठीक है। इसका सेकंड देखिए एड़ी पर चलना, हाँ ये बताया जाता है अगर आपसे कहा जाए कि पंचे पर चलना, जो ये विकृति है चपटे पैरों की से दूर करने के लिए, तो बिल्कुल गलत होगा। एड़ी पर जो चलना है वो ठीक होगा। एड़ी पर चलने से क्या होता है, चपटे पैर ठीक हो जाते हैं, तो इसलिए ए और बी जो दोनों हैं वो ठीक हो जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर हमें दिखा दिया है, कुछ पिक्चर दिखाई गई है, फिर हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इस पिक्चर को एनालाइज करते हैं। अगर पिक्चर वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आपके आ रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगी कि पिक्चर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग भी करवाए जाएंगे। तो चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए। आप सपोर्ट करेंगे तो हम और जितना भी अच्छा कंटेंट होगा वो पूरी तैयारी के साथ आपको करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी प्री बोर्ड के लिए 10 ही दिन रह गए हैं, तो बिल्कुल अच्छे से अपनी जो तैयारी है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो पिक्चर है वो क्या दिखाई गई है। यहाँ पर एक जो बच्चा है वो इस तरीके से खड़ा है, यानी कि अपने हाथों को आगे पीछे हिला रहा है। यानी कि आपको बुक्स की जो पिक्चर्स हैं, आपके पास बुक्स नहीं है तो मैंने बुक्स की जो पिक्चर्स वगैरह दिखा के आपको करवाया भी है। जो चैप्टर मैंने पहले साल जो एक्सप्लेन किए थे, आपसे पहले जो एक्सप्लेन किए हुए हैं वही सेम चैप्टर आपके में आ रहे हैं। जो चीज़ें कट हुई है उसे आप कट कर लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखकर, तो वही चीज़ है। और साथ साथ मैंने पिक्चर दिखा के भी करवाया है, तो पिक्चर आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर आगे पीछे वो क्या कर रहा है, अपने हाथों को हिला रहा है, घुटने को थोड़ा सा मोड़ कर खड़ा है, फिर वो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। देखिए फिर वो यहाँ पर आया है तो उसने अपने शरीर को क्या किया है, अपने हाथों को पीछे की साइड ही रखा है। तो ये क्या था, इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कौन सी उसकी बात हो रही है, स्टैंडिंग बोर्ड जंप जो है या फिर स्टैंडिंग बोर्ड कूद जो है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। पिक्चर समझ में आ गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फिटनेस के उस घटक की पहचान करिए जिसका परीक्षण इस अभ्यास के माध्यम से किया जाता है। तो इसके माध्यम से कौन सा ऐसा घटक है फिटनेस का जिसको बढ़ाने के लिए ये जो स्टैंडिंग बोर्ड जंप है वो की जाती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर अधिकतम शक्ति, दूसरा है विस्फोटक शक्ति, तीसरा है शक्ति सहन शक्ति और चौथा स्थिर शक्ति। जैसे कि मैंने पहले वाले जो स्टूडेंट्स थे उनको भी बताया था जब सैम्पल पेपर उनका सोल्व करवा रही थी कि जो सैम्पल पेपर क्वेश्चन होते हैं वो कुछ क्वेश्चंस आपके डिटो मिल सकते हैं आपको, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, सैम्पल पेपर जरूर करना है हर सब्जेक्ट का। उसमें से आपके कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल सेम है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके आपको दे दिए जाते हैं, और ऐसा हुआ भी था उनके साथ। ऐसा तो आप अपना प्री बोर्ड और सैम्पल पेपर कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ जो है आपको सैम्पल पेपर जो है अपना तो करना ही है, इससे पहले वाला जो साल था जिसमें सैम्पल पेपर आया था उसे भी कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके भी MCQs आ रहे हैं, उनके में कुछ MCQs थे उन्हें करेंगे, MCQs को ओनली MCQs कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा। इसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन का जो मैंने क्वेश्चन बैंक करवाए हुए हैं उसे कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा। CBSE के द्वारा प्रोवाइड है वो, और मैंने हिंदी मीडियम में आप सभी को प्रोवाइड करवाया है। और जो भी स्ट्रेटजी वगैरह होंगी मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाकर आपको क्लियर कर दूंगी सारी बातें, कहाँ से क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है।
अब देखिए इसका आंसर होगा विस्फोटक शक्ति, यानी कि विस्फोटक जो शक्ति है उसे नापने के लिए एक तरीके से परीक्षण किया जाता है या फिर बढ़ाने के लिए किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। यानी विस्फोटक शक्ति की पहचान करने के लिए ये जो परीक्षण है स्टैंडिंग बोर्ड जंप है वो की जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें नॉकआउट का दे दिया गया है, चलिए देखते हैं। तो नॉकआउट को लेकर भी आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो नॉकआउट वाला फिक्सचर कीजिए। ये मत सोचिए कि एमसीक्यूज आ रहे हैं तो हम क्यों करें नॉकआउट फिक्सचर। नॉकआउट फिक्सचर आपको आना चाहिए, ड्रॉ करना चाहे आए चाहे ना आए, बस आपको क्या है, आपको जो फॉर्मूलेज हैं वो आने चाहिए, ठीक है, वो पक्का कर लीजिए आप। अब 28 वाला क्वेश्चन देखिए। यदि नॉकआउट फिक्सचर के लिए 22 टीमें हैं, ठीक है, अगर 22 टीमें हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे। तो अगर जो नॉकआउट फिक्सचर है उसके लिए जो 22 टीम है तो कितने जो है मैच खेले जाएंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। यानी कि टोटल जो मैच हमसे पूछे गए हैं, अगर 22 टीमें दे रखी हैं तो मैच जो है अगर वो निकालने का फॉर्मूला आता होगा तो फटाफट आप निकाल देंगे, बहुत इजी है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है n-1। और एक ये भी चीज़ पूछी जाती है कि नॉकआउट फिक्सचर लीग टूर्नामेंट जो है उसमें एक कॉमन फॉर्मूला कौन सा है, तो n-1 वाला जो कॉमन फॉर्मूला है यही है। जो लीग टूर्नामेंट है उसमें क्या राउंड्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, और नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। अब n, यहाँ पर n का मतलब होता है टोटल टीम। टोटल टीम 22 दे रखी है, -1 करेंगे 21 आ जाएगा, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीग टूर्नामेंट में 8 टीमें होने पर कितनी बाई दी जाएगी, यानी कि टोटल बाइज कितनी दी जाएंगी। यहाँ पर ये पूछा गया है कि अगर जो 8 टीमें हैं, तो आपको मैं बता दूं जो लीग टूर्नामेंट होता है उसमें क्या है, लीग टूर्नामेंट में बाई नहीं दी जाती है। अगर उसके हम वो देखते हैं टाइप्स लीग टूर्नामेंट के, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से तो जो ये सीबीएसई के द्वारा कुछ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर नॉकआउट टूर्नामेंट आना चाहिए था। तो अगर लीग टूर्नामेंट की बात की जाए तो आपके 0 बाइज हो जाएंगे, ठीक है। अगर लीग टूर्नामेंट की बात की जाए तो, क्योंकि लीग टूर्नामेंट में कोई बाई नहीं दी जाती तो 0 कर देंगे हम। और अगर नॉकआउट टूर्नामेंट की बात की जाए तो बाई दी जाएगी, तो इसमें ये आपका जो फॉर्मूला लग के और जो इसका आंसर आएगा वो भी आपका 0 निकल कर ही आ रहा है, इसलिए आपका क्योंकि कोई बाई नहीं दी जाएगी इसमें, तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा 0। अगर नहीं आपको जो ये देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 30 वाला पूछा गया है, हल आसन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस विकृति को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो हल आसन का प्रयोग, तो हल आसन का प्रयोग किसको ठीक करने के लिए, कौन से ऐसे आसन संबंधी विकृति है उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। पहला कफोसिस, दूसरा साइक्लोसिस, स्कोलोसिस, तीसरा यहाँ पर लॉर्डियोसिस, और चौथा फ्लैट फुट यानी कि चपटे पैर। तो ये जो ठीक करने के लिए जो हल आसन है आपको ध्यान रखना है, जो लॉर्डियोसिस है उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। लॉर्डियोसिस मतलब कि पुबड़ जो है आपका आगे की तरफ होता है, तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है, लॉर्डियोसिस को ठीक करने के लिए हल आसन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैचिंग दे दी गई है हमें, तो देखिए यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसमें ये हमें बताना है। तो देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए जो आपका विटामिन B12 है उसका कौन सा ऑप्शन होगा आपका ठीक। विटामिन B12 जो है, यानी कि ये जो ए वाला ये थायमीन है, इसका ऑप्शन आपका जो 4th है, यानी कि B1 जो होता है विटामिन B1 उसको कहा जाता है। तो ये हो गया यहाँ पर आपका। अब यहाँ पर देखिए जो बायोटीन है इसका जो ऑप्शन है आपका ये 3rd वाला हो जाएगा, विटामिन B7 को कहा जाता है। कोबालियम जो है उसे किसको कहा जाता है, ये विटामिन B12 को कहा जाता है, और नाइसिन जो है वो विटामिन B3 को कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ए है वो आपका ठीक हो जाएगा। तो मैचिंग भी आ रही है आपकी, यानी कि मिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं एनालाइज करके, तो यही पता चल रहा है। अब 32 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है, मैचिंग एक तरीके से दी गई है, दोबारा से पिक्चर दे दी गई है और यहाँ पर ये लिखे गए हैं। ऐसे सेम क्वेश्चन जो है सैम्पल पेपर जो आपसे पहले वाले जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था CBSE ने, उनके में भी ऐसा ही था, तो उनको करिए आप। मेरा कहना तो यही है, क्योंकि CBSE कहीं और से नहीं उठाई क्वेश्चंस ऐसे ही उठा लेती है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बाद में पछताने से अच्छा है अभी ही कर लो आप, ठीक। अब यहाँ पर जो है हमें दे रखा है ये जो एक निचले शरीर की जो ताकत है, तो निचले शरीर की जो ताकत है उसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। यानी निचले शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए जो है आपका ये जो आप अगर देखिए तो ये 4th वाला देखिए, स्टैंडिंग बोर्ड जंप। जैसे कि मैंने कहा था कि जो स्टैंडिंग बोर्ड जंप होता है वो किसको ठीक करने के लिए होता है,
जो स्टैंडिंग बोर्ड जंप होता है आपको पता होगा ये आपका निचले शरीर की जो ताकत है उसे बढ़ाने के लिए होता है, यानी कि विस्फोटक शक्ति को बढ़ाने के लिए होता है, यही बताया था। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर ये ठीक हो गया। ठीक है, अब देखिए बी वाला जो ऑप्शन है निचले शरीर का लचीलापन, तो निचले शरीर का लचीलापन, ये वाली पिक्चर भी पहले आ चुकी है जैसे मैंने कहा था। ये जो आपका मांसपेशी वाला जो क्रॉस वेबर टेस्ट है उसका जो एक वाला 6 टेस्ट दे रखे, इसमें पहला जो टेस्ट है उसमें दिखाया गया जो है उसमें निचले शरीर की ताकत यहाँ पर मेज़र की जा रही है, तो इसका ये हो गया। अब देखिए शरीर की ताकत, जो शरीर की ताकत है उसको मेज़र करने के लिए जो है आपका यहाँ पर ये देखिए जो ऊपरी शरीर की ताकत की बात यहाँ पर की गई है, तो यहाँ पे पुशअप्स कर रही है लड़की, पैरों को मोड़ रखा है और पुशअप्स कर रही है। तो यहाँ पर जो इसके ऊपर ही जो धड़ है यहाँ पर, अगर आप खुद भी करके देखेंगे ऐसे पुशअप्स अपने पैरों को फोल्ड करके, अगर कोई लड़की है तो वो करके देखेगी, या फिर जो लड़के हैं वो करती हैं पुशअप्स, और तो उससे क्या होता है कि उनकी जो ऊपरी की जो होती है, यानी कि ये जो कंधे होते हैं उनमें स्ट्रेच होता है, तो ये जो ऊपरी जो ताकत है ये यहाँ पर मेज़र की जाती है। से थर्ड यहाँ पर ये हो जाएगा। पेट की ताकत किससे मेज़र की जाएगी? पेट की ताकत यहाँ पर ये सेकंड वाला देखिए, इसमें ये पेट की ताकत ही तो की जा रही है मेज़र। ये भी आपका मांसपेशी वाला जो ये है आपका चैप्टर 7, उसमें जो मेज़र करने के लिए क्रॉस वेबर टेस्ट है उसमें दिया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दिया गया है, यहाँ पर कहा गया है कि आसन संबंधी जो विकृति है उनकी पहचान करनी है और फिर हमें अपने ऑप्शंस बताने कौन सा ठीक है यहाँ पर। तो देखिए आपको जो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला दिखाया गया है ए वाला, यानी कि ये जो हॉर्स राइडिंग कर रहा है, तो आपको पता होगा जो हॉर्स राइडिंग है, जो नौ कीन्स होते हैं, यानी कि जो घुटने आपस में घुटने होते हैं अगर वो आपस में टच हो रहे होते हैं इस तरीके से, यानी घुटनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, तो वहाँ उसको ठीक करने के लिए जो हॉर्स राइडिंग, क्योंकि इसमें क्या होगा आपके जो दोनों पैर है उसके बीच में एक घोड़े का ये होगा, यहाँ पर आपका एक पैर होगा, यहाँ पर दूसरा पैर होगा, तो घुटने में गैप जो उसे बढ़ाने के लिए है। तो इसका फर्स्ट का क्या हो गया, हमारा ए हो गया फर्स्ट का। सेकंड का देखिए, सेकंड में आपके जो घुटने उसके बीच में कुछ ज़्यादा ही काफ़ी गैप दिखाया हुआ है, तो यानी कि घुटने जो है आपके बो लेग्स इसे कहा जाता है इंग्लिश में, आपको ध्यान रखना है। तो इसको दूर करने के लिए जो गुरुड़ आसन होता है वो करने के लिए बताया जाता है। गुरुड़ जो आसन होता है, तो गुरुड़ आसन आपका यहाँ पर ये जो डी वाला है आपका, तो यहाँ पर ये जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन दिखाया गया इसमें गुरुड़ आसन करता हुआ एक व्यक्ति दिखाया गया है, तो सेकंड का आपका डी हो गया। अब थर्ड देखिए, थर्ड में आपको ये क्या दिखाया गया है, थर्ड में आपको लोडियोसिस दिखाया गया, और लोडियोसिस का एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो बी वाला है ये हलासन कर रही है लड़की, तो यहाँ पर जो है आपका ये वाला हो जाएगा। हलासन जो है लोडियोसिस को ठीक करने के लिए किया जाता है, इसलिए लोडियोसिस यानी कि कुबड़ आगे की ओर होता है, तो उसे इस तरीके कुबड़ आगे की तरफ यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, हड्डी ऐसे हो जाती है तो कुबड़ आगे की तरफ हो जाता है। तो थर्ड का हमारा कौन सा हो गया, डी हो गया। और फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पर, फोर्थ जो यहाँ पर रीढ़ की जो हड्डी है इसमें हमारा ये क्या दिखाया गया है, स्कालोसिस दिखाया गया है, यानी कि रीढ़ की हड्डी जो होती है इस प्रकार की या तो ऐसे बनती है या फिर ऐसे बन जाती है, तो ये चीज़ दिखाई गई। इसको ठीक करने के लिए त्रिकोण आसन होता है, तो यहाँ पर फोर्थ का हमारा सी हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 34 वाला है, यहाँ पर हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिर से वही मैचिंग वाला दे दिया गया सिस्टम है, फिर हमें यहाँ पर चैप्टर 10 से उठा के दी गई है मैचिंग। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो ये पिक्चर इसको देख के थोड़ा सा एनालाइज करते फिर आपको पता चल जाएगा। तो फ्लैक्शन जो है उसको लेकर जो है आपका ये जो फ्लैक्शन होता है उसको क्या होता है, ये फ्लैक्शन, ये जो फ्लैक्शन होता है इसमें क्या होता है, जो आपकी जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें क्या करते हो आप, उनके बीच में जो कोण होता है, जो एंगल होता है उसे बढ़ा लेते हो। जो कॉइन्स होता है, जो कोण होता है, जो एंगल होता है उसे कम किया जाता है। तो अगर आप क्या करेंगे, आप अपनी जो बाजू है उसे मोड़ेंगे जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, और ये एरो इस साइड दिखाया गया है इस तरीके से, तो इसका मतलब बाजू मोड़ी जा रही है, तो ये जो एंगल है कम हो जाएगा। अगर जो आपका हाथ है सीधा होगा तो पूरा आपका एंगल बनेगा, पर अगर आप अपने हाथ को ऐसे मोड़ लेंगे तो एंगल इस तरीके से बन जाएगा, तो एंगल कम होता है, तो ये आपका हो जाएगा ये फोर्थ का ए वाला। ठीक है, फोर्थ का ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एब्डक्शन, जो एब्डक्शन होता है उसका आपका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक होगा। कैसे, यानी कि जो मध्य रेखा होती है शरीर की, बीच की जो रेखा होती है इसके पास में लेके आना अंग को, तो यहाँ पर एरो यही दिखा रहा है कि पहले हाथ ऐसे थे अब हाथ नीचे आ गए हैं, तो इसका मतलब एब्डक्शन हो गया। तो यानी कि आपका फर्स्ट का कौन सा हो गया, बी हो गया।
अब देखिए यहाँ पर आपका जो है एक्सटेंशन है वो क्या होता है, एक्सटेंशन में ये जो आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन है ये ठीक होगा एक्सटेंशन में। यानी कि आपने फ्लेक्शन पढ़ा था, फ्लेक्शन में हमने देखा कि जो अंग है, जो भी आपका शरीर है, शरीर में आपको क्या करना पड़ता है, जो जॉइंट्स होते हैं जब उनके बीच में जो एंगल है बहुत कम बन जाता है तो फ्लेक्शन होता है। उसी का उल्टा क्या है, एक्सटेंशन है, यानी कि बढ़ाना। एक्सटेंशन का मतलब ये भी होता है, तो यानी कि जो एंगल है जब है बिल्कुल ही आपके शरीर के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है, ज़्यादा बनता है, तो वो यानी कि यहाँ पर दिखाया गया है कि आप अपनी कोहनी को जब स्ट्रेट कर लेते हैं तो वहाँ पर आपका एंगल ज़्यादा बनेगा, तो ये एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी सामान अगर आप नीचे रख रही हो तो एक्सटेंशन है, अगर कोई सामान आप ऊपर उठा रही हो तो वो आपका फ्लेक्शन है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एब्डक्शन क्या होता है, एब्डक्शन में आपके जो शरीर की जो ये होती हैं, जो भी अंग होते हैं मध्य रेखा से दूर चले जाते हैं, तो यहाँ पर जैसे दिखाया गया हाथ ऊपर की तरफ चले गए हैं, तो ये आपका एब्डक्शन हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, वो आप क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका डी वाला ऑप्शन क्या है, ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 वाला हमसे पूछा गया है, प्रोटीन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछ रखा है। पहला यहाँ पर प्रोटीन नए उत्तकों का निर्माण करता है, यानी कि नए जो टिश्यूज़ होते हैं इनका निर्माण करता है, बिल्कुल ठीक कहा गया। हमने जब प्रोटीन के कार्य पढ़े थे तो हमने देखा था उसमें। बी वाला देखिए, प्रोटीन पानी और एसिड का मतलब अम्ल, इनके बीच में संतुलन नियंत्रित करता है, तो वहाँ पर क्या ये भी ठीक है आपका कि जो प्रोटीन है पानी और जो अम्ल होता है, एसिड होता है, उसके बीच में जो संतुलन है वो कायम करता है। सी देखिए, प्रोटीन हार्मोन के उत्पादन में मदद करता है, यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं उनको बनाने में मदद करता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। ऐसा नहीं है, प्रोटीन ऐसा रोल नहीं अपना निभाता है, तो यही पूछ रखा था, तो यही हमारा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला हमारा ठीक है। डी भी देख रहे थे, प्रोटीन एंटीबॉडीज़ उत्पन्न करता है, तो बिल्कुल ठीक है, एंटीबॉडीज़ भी उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 वाला अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमसे पूछा गया है, यदि नॉकआउट फिक्चर में टीमों की संख्या 29 है, तो नॉकआउट फिक्चर में अगर टीमों की संख्या 29 दे दी गई है हमें टोटल टीम्स, तो कितने राउंड खेले जाएंगे, तो 29 अगर टीम्स दी गई हैं तो यहाँ पर हमारे जो राउंड्स होंगे, राउंड्स को निकालने के लिए चाहे वो आपकी सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, दोनों में एक ही फॉर्मूला होता है, 2 के प्राप्त गुणांक। तो 2 के प्राप्त गुणांक का मतलब है कि अगर आप 29 आ जाए तो ठीक है ना, तो उससे आप ज़्यादा जाएंगे, जैसे कि 2 इंटू में 2 किया तो 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है, 8 2 जा 16 हो गया, और 16 2 जा करेंगे तो 32 आएगा, यानी कि 29 तो बीच में आया ही नहीं, तो 16 पे नहीं रुकेंगे, 32 तक जाएंगे हम, या तो 29 आ जाए, नहीं आएगा तो उससे ज़्यादा वाला लेंगे। तो एक बार फिर से 2 से करते हैं, 32 आ गया, दोबारा से चेक कर लीजिए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। अभी टोटल करेंगे तो ये 5 है, तो यानी कि 2 जो है उसके प्राप्त गुणांक 5 हो गए, तो 5 है आपकी राउंड्स की संख्या हो गई, तो ए वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37 वाला है, यहाँ पर विश्व में यानी कि जो ओड है उसे पहचानने के लिए कहा गया है। इसका मतलब है यहाँ पर क्या है, आपको 3 जो चीज़ें वो एक जैसी दे रखी है और एक जो है वो बिल्कुल अलग दे रखा है, वही हमसे पूछा गया वो कौन सा अलग है इसमें, कौन सा विषम है इसमें। तो देखिए पहला जो यहाँ पर करते हुए दिखाया गया बाजू मोड़ परीक्षण, जो बाजू मोड़ परीक्षण हो गया, ये कंधे को टच कर रहा है, ये चेयर से जो चेयर वाला जो परीक्षण हो गया वो हो गया। यहाँ पर जो है आपका ये जो परीक्षण दिखाया गया है ये आपका बिल्कुल अलग है। ये जो 3 थे ये आपके रिकली जोन्स वाले थे, वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण, और जो यहाँ पर हार्वर्ड टेस्ट परीक्षण ये 4th वाला ऑप्शन दिखाया गया। तो हार्वर्ड टेस्ट आपका बिल्कुल अलग है और रिकली जोन्स वाला जो आपका परीक्षण है वृद्ध व्यवस्था के लिए वो अलग है, तो इसलिए यहाँ पर एक अलग की पहचान करनी थी और 4th वाला हमारा अलग है, तो इसलिए 4th ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है, कहा गया दावा ए यानी कि अभिकथन यहाँ पर कह रहा है यूनिसेफ, जो यूनिसेफ है आपको पता होगा कि यूएनओ के अंतर्गत आता है, तो यूनिसेफ का कहना है कि मैक्रो पोषक तत्व में पानी शामिल नहीं है, लेकिन जो USDA है, ठीक है, USD है, DA है, इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के हिस्से के रूप में शामिल करता है। तो जैसे कि मैंने जब चैप्टर 2 करवाया था, जब मैंने आपको बताया था कि जो मैक्रो पोषक तत्व है उसमें जो पानी है वो शामिल नहीं होता है, ठीक है, और फिर भी हम उसमें रखते हैं इसको, इसके पीछे रीज़न एक है। तो क्या रीज़न है देखते हैं, ये रीज़न सही दे रखा है नहीं दे रखा है। रीज़न आर कह रहा है कि जल अधिक मात्रा में लेना चाहिए, इससे
इसलिए इसे व्रत की जगह आप व्रत कर लीजिए इसे यहाँ पर, ठीक है। मैक्रो हो जाएगा, इसका मतलब व्रत मतलब मैक्रो पोषक तत्व माना जाता है। तो यानी कि मैक्रो जो पोषक तत्व है उसमें जल को वैसे तो नहीं रखा जाता है, क्योंकि उससे किसी प्रकार का कोई भी हमें जो पोषक तत्व है वो हमें नहीं मिलता है, इसलिए हम जल को क्या है नहीं रखते हैं उसमें। पर एक रीज़न ये है जल को मैक्रो पोषक तत्व के अंदर रखने का कि वो क्या है अधिक मात्रा में ग्रहण किया जाता है। ऐसे पोषक तत्व जो हम क्या करते हैं अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं और अति आवश्यक होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हम उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर कहा जाता है मैक्रो पोषक तत्व के अंतर्गत रखते हैं। तो जल हमें किसी प्रकार का कोई पोषक तत्व तो नहीं देता है, पर वो अधिक मात्रा में ग्रहण किया जाता है और साथ ही साथ क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, तो इसलिए इसे रखा जाता है। दोनों बातें अपने आप में सही है, फर्स्ट वाला भी ठीक, ए वाला भी ठीक दे रखा है यहाँ पर, और आर रीज़न बिल्कुल ठीक यहाँ पर दे रहा है इसका। तो इसको देखते हुए आपका जो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है यहाँ पर, ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अभिकथन कहा गया है, फिर से हमें अभिकथन वाला क्वेश्चन दे दिया है। अभिकथन ए कह रहा है संरचनात्मक विकृति की तुलना में कार्यात्मक विकृति में सुधारात्मक उपाय के रूप में शारीरिक गतिविधि बहुत प्रभावी है। तो अगर हम देखिए संरचनात्मक जो विकृति होती है उसकी तुलना में अगर कार्यात्मक जो विकृति है यानी कि फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा इन्होंने बहुत अच्छी बता रखी है शारीरिक गतिविधि को ठीक करने के लिए, अपने शरीर को ठीक करने के लिए जो फिजिकल गतिविधि है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब इसका रीज़न जो है यहाँ पर आर दे रहा है कि यहाँ पर रीज़न देते हुए आर कह रहा है कि मांसपेशियों जो स्नायु बंधन कार्यात्मक विकृति में प्रभावित होते हैं। यानी कि अगर हम जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इससे मांसपेशियाँ जो होती है हमारी प्रभावित होती है और स्नायु जो कार्यात्मक विकृति है वो भी प्रभावित होती है। बिल्कुल ठीक कहा क्या। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फिर से जो है ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी ठीक हो जाएगा। तो ये नहीं सोचना है कि पहले वाले में सी वाला दे रखा था, ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो अब की बार भी क्या है हमें सी वाला ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अब की बार बी दे दिया, तो इस तरीके से आपको देख लेना है। लास्ट क्वेश्चन है आप सभी का यहाँ पर 40 वाला, तो इसे आइडेंटिफाई करना है इस मूवमेंट को, ये जो गतिविधि यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर एक हाथ के द्वारा जो है सर्कुलेशन किया जा रहा है, तो सरकमडेशन इसको कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, रोटेशन नहीं होगा, सरकमडेशन होगा। तो बी वाला यहाँ पर ठीक हो जाएगा हमारा ऑप्शन। और इसी के साथ जो है आपका सैम्पल पेपर का पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। 20 क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी जल्द ही करवा दिए जाएंगे क्योंकि अब तो प्री बोर्ड आ ही गए हैं आपके बिल्कुल नज़दीक। तो ठीक है, और इसके साथ साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप सभी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए अपनी, और साथ ही साथ आप सभी कमेंट में मुझे ये बताएंगे कि आपको कैसी लगी आज की क्लास जो थी। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना। वहीं पर सारी वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन और कुछ जो नोट्स हैं कुछ चैप्टर्स की वो वहाँ पर मिल जाएंगे आपको बिल्कुल फ्री, वहाँ पर जाकर आप उन्हें ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट की भी स्लाइड देख ही लेते हैं। तो देखिए आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं नहीं भी बोलूँगी तो आप कर देंगे, मुझे बिल्कुल भरोसा है आपके ऊपर। अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो आप क्यों नहीं करेंगे। आप टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, यूनिक क्लासेस के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा। इंस्टाग्राम जो है आपका वो भी हमारा यूनिक क्लासेस के नाम से, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सभी आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप जैसे मैंने कहा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तो लास्ट की फॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप क्या है पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।